नमस्कार दोस्तों, आज का जो केस हमारा रहने वाला है, टाइटल है उसका दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस द वर्कमैन। ये केस जो बेस्ड है हमारा सेक्शन 10 क्लोज 4 के ऊपर बेस्ड है, जो बात करता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जब ट्रिब्यूनल के पास कोई मैटर रेफ़र किया जाता है तो गवर्नमेंट उसमें कुछ इश्यूज़ फ्रेम करती है कि भाई ये डिस्प्यूट है दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो जो ट्रिब्यूनल है ना, उसकी जो जुरिडिक्शन है वो सिर्फ उन्हीं इश्यूज़ को लेकर है, उसके बियॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो इशू बताए हैं, ट्रिब्यूनल सिर्फ उन्हीं इशू के ऊपर अपना फोकस करेगी, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। ये सेक्शन 10 क्लोज 4 बोलता है। और इसके अपोजिट अगर गवर्नमेंट के द्वारा मैटर रेफर किया गया है सेक्शन 10 क्लोज 1 क्लोज ए में, तो उसमें गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है। वो सिर्फ मैटर रेफर करती है कि भाई दोनों पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है और अब जज साहब डिसाइड करेंगे। तो उस केस में जज साहब ही इशू फ्रेम करते हैं और जज साहब ही डिसाइड करते हैं कि क्या इश्यूज़ है, क्या इनमें जजमेंट जज साहब ने कंक्लूड किया। तो ये जो मैटर था अंडर सेक्शन 10 क्लोज 4 गवर्नमेंट के द्वारा रेफ़र किया गया, जिसमें कुछ इश्यूज़ बनाए गए। इसमें दो इश्यूज़ जो मेन थे जिसके ऊपर एक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, उसमें एक इशू नंबर 3 जिसे हम बोलते हैं वो ये था कि ये जो हमारी जो कंपनी थी दिल्ली क्लॉथ मिल्स, इसकी 2 यूनिट काम चलती थी, एक DCM और एक भारतीय स्वतंत्रता मिल। तो दिल्ली क्लॉथ मिल और भारतीय स्वतंत्रता मिल 2 यूनिट थी, दोनों में कुछ लेबर्स काम करते थे। तो इन दोनों जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो लॉकआउट लग गया, स्ट्राइक हो गई। तो गवर्नमेंट के द्वारा इश्यूज़ बनाए गए, इश्यूज़ को ट्रिब्यूनल के पास रेफ़र किया गया। तो जब इशू नंबर 3 जो गवर्नमेंट ने बनाया था, उसमें गवर्नमेंट ने लिखा कि भाई DCM में भी स्ट्राइक की गई, मगर जो एम्प्लॉयज़ थे उनका कहना था हमने तो यहाँ पे स्ट्राइक करी नहीं, इन्होंने लॉकआउट किया था, ये तो गलत चीज़ है। तो ट्रिब्यूनल बियॉन्ड द इशू उसको डिसाइड करने लगी। तो इसको चैलेंज करने के लिए जो कंपनी थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है SLP के थ्रू। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 10 क्लोज 4 को अच्छे से एनालाइज किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जब हम सेक्शन 10(4) को हम अच्छे से रीड करते हैं, उसकी लिटरल मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं, तो जो ट्रिब्यूनल के पास पावर है वो लिमिटेड है, वो बियॉन्ड द इशू फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट उसके खिलाफ नहीं जा सकती। और इशू फ्रेम कर दिए गए थे इस वाले केस में गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब ये डिसाइड किया जाएगा कि जो लॉकआउट किया गया कंपनी के द्वारा, क्या वो सही था या गलत था। अगर वो गलत पाया जाता है तो जो लेबर थी वहाँ की वो हकदार है कि उस लॉकआउट के उनको वेजेस मिले। जो इशू नंबर 4 था उस केस में ये देखा जाएगा कि जो स्ट्राइक की गई थी DCM उसके द्वारा, SBM के द्वारा, BSM के द्वारा, कि क्या वो जस्टिफाइबल थी या नहीं और वो लीगल थी या नहीं। अगर वो लीगल और जस्टिफाइबल दोनों पाई गई तो उस केस में ट्रिब्यूनल के पास पूरी पावर है कि उस स्ट्राइक के पीरियड के दौरान के जो भी वेजेस है वो एम्प्लॉयज़ को दिला सकती है। तो इस केस में जो अपेलेंट जो कंपनी थी उनकी अपील को अलाउ कर दिया गया और ये बोला गया कि ट्रिब्यूनल की एक लिमिटेड पावर है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 4 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर, जिसमें ट्रिब्यूनल जो इशू फ्रेम किए गए उसके बाहर एंटरटेन नहीं कर सकती है केस को। धन्यवाद।